हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको विदित होगा कि हम डेली मैं बोलता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने से पहले कि हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कैसे उपयोगी है, आपको क्या क्या प्राप्त होगा, तो उसके बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि सभी स्टूडेंट, मेरा एक कोड है देबी वाई टी, देबी वाई टी। इसको यूज करते हुए 10% आपको मौका है, 10% का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको क्या क्या मिलेगा इसमें से। डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, और लाइव क्लासेस में बात करें तो 40 से ज्यादा लाइव क्लासेस चल रहा होता है। आपने क्या पढ़ा, लाइव यानी लाइव टेस्ट करवाए जाते हैं। फिर उसका लाइव टेस्ट के बाद आप देखोगे इसी प्लेटफॉर्म में आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब क्या होता है, यहाँ जो हमारी पढ़ाई है, जो पूरा एग्जाम है, तो उसके लिए कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस कवर करके और स्ट्रक्चरल मतलब पूरी तरीके से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ में इसमें अनलिमिटेड एक्सेस होता है। क्या है? अनलिमिटेड एक्सेस होता है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है बहुत सिंपल और साधारण कि एक बार आप क्या है इससे एडमिशन ले लिए तो एक निश्चित टाइम पीरियड तक आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अनलिमिटेड, किसी प्रकार का कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप कहीं भी किसी भी टीचर से किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये हमारा अनअकैडमी का ऐप है। यानी ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेरा नाम देवी सिंह है। मैं इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल और पीटी के लिए पॉलिटी पढ़ाता हूँ। ये क्या है, ये मेरा सॉरी यानी टेलीग्राम का लिंक है। ये मेरा नहीं बल्कि अनअकैडमी इसको ऑन करता है। मैंने ऑनरशिप ट्रांसफर भी कर दी है। तो आप इसके माध्यम से जुड़ करके क्या कर सकते हो कि सारा मटेरियल जो भी है रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और आप इसके अंतर्गत देखोगे कि कुछ हमारे एजुकेटर हैं, इनसे भी जुड़कर आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ देखो हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आप देखोगे कि 15,000 से ज्यादा रिकॉर्डेड फॉर्म में यानी कॉम्प्रहेंसिवली लेक्चर को कवर किया गया है। पॉलिटी में जैसे कि 350 के आसपास, हिस्ट्री में इतना ही, और 250 से ऊपर करंट अफेयर्स में। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसमें से क्या किया गया है, कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड फॉर्म में है और अपकमिंग है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख पाओगे कि ये हमारा इसी के अंतर्गत क्या होगा कि जैसे 1 मंथ से लगाकर 36 माह तक का एक प्लान है हमारे पास। क्या प्लान है? ये प्लस का प्लान है। देखो ये परीक्षा ना लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसमें सहयोग की जरूरत जरूरत होती है, समन्वय की जरूरत होती है। आप एजुकेटर से क्या है कि देखो प्लस में सारी चीज आपका पूरा सहयोग किया जाता है एजुकेटर के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से। तो आप जुड़ के यहाँ से अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। देखो ये कोड है SPDSC 10 और देवी वाई टी, देवी, सॉरी ये वी है, ठीक है ना, देवी वाई टी। तो इन दोनों में से कोई कोड को यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना, इसके साथ हम देखेंगे कि जैसे कि हमारे पास एक दूसरा प्लान है। प्लान क्या है? ये प्लान आइकॉनिक का है। इसमें भी सेम वैसी है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा आपको चीजें मिलती हैं और इसका रेट भी हाइक होने वाला है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसको क्या कर लो कि जब रेट हाइक होने वाला है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो इस कोड को यूज करके। तो 10% का आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा। ठीक है, इसके साथ हमारे पास दूसरा अगर आप देखोगे इसी के अंतर्गत तो ऑप्शनल के लिए प्लान है। ठीक है, कुछ बैचेज स्टार्ट होने को हैं। अगर हम कुछ बैचेज की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हो इनमें से एक ये बैचेस स्टार्ट होने को है 2021 के लिए। और इनमें से जो पीटी के लिए जो 6 मंथ रह गए हैं, कुछ ये 1 साल के लिए, कुछ 2 साल के लिए, और कुछ 6 माह के लिए बैचेज हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आगे बढ़े अगर हम, तो आइकॉनिक जैसे कि मैंने बताया ये प्लान हमारा क्या है कि हाइक होने वाला है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप जुड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, यहाँ हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी। याद होगा लास्ट वाला जो हमारा चैप्टर था पेमेंट बैंक था, है ना, पेमेंट बैंक था ना। चलो इसका रिवीजन भी करवा देता हूँ पेमेंट बैंक का। और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई किया करो। देखो पैसा खर्च होता है तो थोड़ा सा लगता है कि आपको फोकस आपका पढ़ाई में ही मात्र होना चाहिए। मैं देखता हूँ स्टूडेंट को वो कई तरीके से
जो कि इधर-उधर मैसेज करके अपना टाइम भी बार-बार कई बार लॉस करते हैं। ठीक है, मैसेज करके मतलब क्या है कि कई बार जब आप लोग यूट्यूब पे आते हो तो उम्मीद करता हूँ कि देखो आप सभी समझदार हो अगर इस क्षेत्र में आए हो, और यूपीएससी बिना समझदारी के तो संभव नहीं है। आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी ही होगी। तो खैर छोड़ो, आप इतना समझदार हो ही गए हो, आगे बढ़ते हैं हम पेमेंट बैंक। देखो जो पेमेंट बैंक है, तो पेमेंट बैंक मैं ऑलरेडी बता चुका था, लेकिन चलो हम इसको थोड़ा-सा इस पे क्या है नज़र डालते हैं पेमेंट बैंक में। देखो इसकी स्थापना के लिए ना कम से कम जो पूँजी वो 100 करोड़ की पूँजी होनी चाहिए। पेड अप कैपिटल कितना? 100 करोड़ का होना चाहिए। साथ ही साथ देखोगे इस यानी स्थापना जो पहले 5 वर्षों में जो संस्थापक होगा, जो संस्थापक 5 वर्षों में अपनी हिस्सेदारी को 40% तक घटा के ला सकता है, लेकिन उसको अनिवार्य रूप से 12 वर्षों में इसको 26% तक लाना होगा। ठीक है? वही जो इसकी बैंक शाखाएँ हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या है, स्थापित हो सकती हैं। ठीक है? इसके साथ-साथ ये जमाकर्ता से जमा राशि प्राप्त करेगा। अब ध्यान रखिएगा, जो पेमेंट बैंक है, ये जमाकर्ता से अगर जमा राशि प्राप्त करेगा, तो मांगदेता के रूप में ही जमा राशि प्राप्त करेगा, तो बचत खाते के रूप में और चालू खाते के रूप में। तो जो बचत खाता है सेविंग अकाउंट इसका मतलब हुआ, तो अगर इसमें तो आपको क्या है, यह डेबिट कार्ड भी जारी करेगा। क्या करेगा? डेबिट कार्ड भी जारी करेगा। और ये जो आपसे जमा लेगा वो 1 लाख रुपया से ज्यादा की जमा प्राप्त नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। पेमेंट बैंक जो जमा तो लेगा आपसे, लेकिन 1 लाख रुपए से ज्यादा की जमाएं ये प्राप्त नहीं कर सकता है। 1 लाख रुपए से ज्यादा की जमा नहीं ये प्राप्त करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है? इसके साथ साथ हम आगे बात करते हैं। इसमें से तो आप देखोगे जो पेमेंट बैंक है वो ऋण नहीं प्रदान करेगा, और जब यह ऋण नहीं प्रदान करेगा तो ऑब्वियस है ये क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं करेगा। तो भाई बहुत सिंपल है कि अगर ये ऋण नहीं प्रदान करेगा, अगर ये ऋण नहीं देगा, तो ये क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, तो ये इसके पास जब ये पैसा है तो कारोबार कैसे करेगा, जरा उस पे नजर डाल लो। तो देखो ये वाणिज्यिक बैंकों की तरह है, जो इसका सीआरआर है, क्या है वो सीआरआर है, वो रखेगा। और एसएलआर भी वो एसएलआर करीब 75% रखेगा। तो यही ये जो 75% है ना, देखो एसएलआर इसको बहुत ज्यादा रखना होगा, तो यही इसके कमाई का जरिया हो गया। एसएलआर एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। इसको हम डिटेल से आगे जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो बताऊंगा। बस आप ये जान लो कि ये जो पब्लिक होता है, तो पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए सीआरआर एसएलआर ये सारी व्यवस्थाएं करी जाती है आरबीआई के द्वारा। ठीक है? तो आपने ये देखा कि ये जो बैंक है ना, तो अगर ये बैंक आपसे क्या है किसी प्रकार से आपको ऋण नहीं देगा, तो फिर कैसे कमाएगा? ये जो पेमेंट बैंक है, तो ये एसएलआर के रूप में क्या रखेगा, अपना ज्यादा ज्यादा पैसा रखेगा। और एसएलआर के रूप में खासकर इस सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में ये पैसा रखेगा। तो आपको ध्यान रहे, सरकारी प्रतिभूतियां मतलब कि आपने क्या किया है, सरकार से जो सरकार को शॉर्ट टर्म पैसे की जब जरूरत थी, तो उसने प्रतिभूतियों के माध्यम से अपने क्या है खर्चे को पूरा करने के लिए पैसा मार्केट से उठाना चाहा। तो जब वो जो प्रतिभूतियां हैं सरकारी, उनके एवज में आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। क्या देगा सरकार? इंटरेस्ट देगा। और जब सरकार इंटरेस्ट देगा, तो ये जो प्रतिभूतियों के ही रूप में खरीद के एसएलआर को पूरा कर लेगा। तो यही इसका क्या है, प्रमुख आय का स्रोत होगा। ठीक है? और जो बची हुई जो रेस्ट अमाउंट है, जो उसका बचा हुआ धनराशि है, ये वाणिज्यिक बैंकों के पास क्या है, करंट अकाउंट में क्या कर देगा, जमा कर देगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट में और फिक्स डिपॉजिट भी ये रख सकता है। वहीं जो मियादी जमा राशि, इसका दूसरा जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, वो इसका दूसरा स्रोत हो जाएगा। क्या है? दूसरा स्रोत हो जाएगा। आपको ध्यान होगा मैंने क्या क्या बोला था कि भाई ये 1 लाख तक रुपया ये ले सकता है। तो ये करंट अकाउंट के रूप में पैसा, ऐसा क्या वजह है कि करंट अकाउंट के रूप में, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन ये करंट अकाउंट के रूप में कुछ पैसा रखेगा इंटरेस्ट। तो क्यों ऐसा करता है, कुछ तो इसके पीछे कारण होगा। तो मान लो आपने क्या किया था कि आपने इसमें से 1 लाख रुपया दिया था इस पेमेंट बैंक को, और अगर आप 1 लाख रुपया दिए थे, तो आपको याद होगा एक मिनट, हाँ, अगर 1 लाख दिए थे, तो भाई मान लो 1 लाख रुपया आपने क्या किया था, दिया था, तो आप कभी मांग भी सकते हो। और अगर इनका एफडी है, क्या है, अगर ये फिक्स डिपॉजिट है या फिर एसएलआर के रूप में इनने पैसा रखा है,
तो वो पैसा इतना जल्दी तो आ नहीं पाएगा, तो ये जो इनका करंट अकाउंट है उसी से निकाल के आपको पैसा देंगे। तो इस वजह से ये अपना जो दूसरा जो रेस्ट ऑफ मनी है, जो बचा हुआ पैसा है, जो जमा राशि है, वो क्या एक करंट अकाउंट के रूप में और एक फिक्स्ड अमाउंट के फिक्स्ड अकाउंट के रूप में, यानी मियादी जमा राशि रखेगा फिक्स्ड अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ये चीजों को देखा। ये लास्ट टाइम हमने इसके बारे में पढ़ा था। देखो, इसके अंतर्गत मैंने ये भी बताया था कि आप इसी भुगतान बैंक जो एक बीमा कंपनी, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी, ये इसके लिए एजेंट की भी भूमिका निभाएगा। जैसे कि बीमा कंपनी का मतलब कि ये जो पेमेंट बैंक है, तो पेमेंट बैंक अपने ही उसी जहाँ पे इसका मान लो ऑफिस है या जो भी इसका ब्रांचेस है, तो वहीं ये अपना एक विंडो खुलवा सकता है। किसका? एक बीमा कंपनी का खुलवा सकता है, बीमा कंपनी का, और दूसरा म्यूचुअल फंड कंपनी का। अब इनसे ये इनके लिए एजेंट का काम करेगा, मतलब बीमा भी बेचेगा और क्या है, इस शेयर की भी बिक्री करेगा। ठीक है, तो इसका एक कमाई का ये दूसरा जरिया हो गया, इसकी कमाई का ये दूसरा जरिया हो गया। वहीं पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए आरबीआई ने 41 आवेदन क्या किए थे, उसे मिले थे, लोगों ने 41 आवेदन दिए थे, लेकिन सभी को रद्द करते हुए मात्र 11 लोगों को, मतलब 11 जो कारोबारी थे, इनको लाइसेंस इसका प्रदान किया गया। इसमें साथ में कुछ और क्या है, गाइडलाइंस है कि अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है तो हर हाल में 18 महीने के अंदर ये क्या करना होगा, आपको इसकी स्थापना करनी होगी। अगर आप 18 माह के अंदर इसकी स्थापना नहीं कर पाते हो तो भाई क्या हो जाएगा, फाइनली इसका जो पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला है वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। इसकी जो शाखाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हो सकती हैं, इन पर वह शर्त लागू नहीं होगी जैसे कि आपको अगर कोई भी बैंकिंग जो कमर्शियल बैंक थे, यानी शेड्यूल बैंक, तो आपको 1/4 शाखाएं क्या करनी थी, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करनी थी। तो आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जरा स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो कुछ थोड़ा सा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में देख लो। क्यों स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में? इसमें अपवाद कह रहा हूं, इसमें कुछ अपडेट हुए हैं। तो उन अपडेट को मैं अपडेट को लिखवा देता हूं क्योंकि इस स्लाइड में अपडेशन मेंशन नहीं है ना। चलो, तो देखो, इसकी स्थापना में जो कुल पूंजी निवेश में कम से कम 100 करोड़ नहीं, अब 200 करोड़, 200 करोड़ की क्या होनी चाहिए, पेडअप कैपिटल होनी चाहिए। 200 करोड़ की पेडअप कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए। ये पेडअप कैपिटल ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये क्या होता है। जो पेडअप कैपिटल होता है, ये इसको प्रदत्त पूंजी कहते हैं। जो संस्थापक होता है, तो संस्थापक उस दौरान, बैंक की स्थापना के दौरान जो मिनिमम पैसा जो जरूरी होता है वो लगाता है, या उसके शेयर होल्डर, वो पेडअप कैपिटल कहलाता है। तो भैया स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप खोलना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंतर्गत आपको मिनिमम 200 करोड़ का पेडअप कैपिटल चाहिए। कितना? मिनिमम 200 करोड़ का पेडअप कैपिटल चाहिए। दूसरा, प्रथम 5 वर्षों में अपनी हिस्सेदारी को, ये क्या है, इसमें बदलाव किया गया है। तो आप देखोगे कि 5 वर्षों में संस्थापक अपनी हिस्सेदारी को घटा करके 40% तक, और फिर अगले, ये 12 वर्ष कट गया, अगले 15 सालों में उसको हर हाल में अपनी हिस्सेदारी को 15% से क्या करना होगा, 15% तक लाना ही होगा। ध्यान रखिएगा, उसको हर हाल में अगले 15 सालों में 15% तक लाना ही होगा। ठीक है, और यह बैंक ग्रामीण और शहरी किसी भी क्षेत्र में स्थापित किए जा सकते हैं। इनकी कम से कम शाखाएं, 1/4 शाखाएं वही ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, भुगतान बैंक में ये उनके ऊपर मैंडेटरी लागू नहीं होता था। ये उनको छूट दी गई थी कि जो भैया आप क्या कर सकते हो, कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। अर्थात इसका मतलब क्या था कि इसमें कहा गया था कि आप अगर चाहो तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, तो वहां आप इनकी शाखाएं स्थापित कर भी सकते हो। सॉरी, तो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ठीक है ना। आप इसके अंतर्गत देखोगे, इसी के साथ साथ कि इसकी ग्रामीण, मैंने शाखाएं बताई कि जो 1/4 शाखाएं हैं
1/4 शाखाएं आप कहाँ कहाँ स्थापित करोगे? ग्रामीण में आपको करनी होगी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतर्गत, और यह जमाकर्ता किसी भी प्रारूप में जमा राशि प्राप्त करेगा। अब ध्यान रखिएगा, वो उसका लिमिटेशन था, लेकिन ये किसी भी रूप में जमा राशि प्राप्त करेगा। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, ये किसी भी रूप में ले सकता है। तो ऑब्वियस है ये क्या है? डेबिट कार्ड और चेक बुक। ध्यान रखिएगा, डेबिट कार्ड और चेक बुक दोनों जारी करेगा। ये डेबिट कार्ड और चेक बुक दोनों जारी करेगा। यह ऋण भी प्रदान करेगा। तो यह अगर ऋण प्रदान करेगा तो क्रेडिट कार्ड भी जारी होगा। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, पीटी में पूछता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्वियस है, इसका तर्क यही है कि भाई अगर ये ऋण प्रदान करेगा तो ऑब्वियस है कि यह क्या है? क्रेडिट कार्ड आपको जारी कर सकेगा। किसी भी अन्य वाणिज्यिक बैंक की तरह इसको सीआरआर, जो भी कैश रिजर्व रेशियो होता है, और एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो भी मेंटेन करना होगा, वो भी मेंटेन करना होगा। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इसमें जो मैंने एक चीज ये बताई कि जो जमाकर्ता से किसी भी प्रारूप में पैसा लेगा, तो जब ये जमाकर्ता से किसी भी प्रारूप में पैसा लेगा तो ये चेकबुक और ये सारा चीज जारी करेगा। लेकिन ये 500 करोड़ का अगर नेटवर्थ इसका हो जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर इसका नेटवर्थ 500 करोड़ का हो जाता है तो इसको जाके स्टॉक मार्केट में क्या करवाना होगा? अपने को स्टॉक मार्केट में इसको रजिस्टर्ड करवाना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर इसका नेटवर्थ 500 करोड़ का हो जाता है। इसके अंतर्गत देखोगे कि आप ये जो प्रायोरिटी सेक्टर, जो लेंडिंग वाला क्षेत्र है, प्रायोरिटी सेक्टर है, प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, तो इसके द्वारा दिया गया जितना भी ऋण होगा, यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतर्गत, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतर्गत जितना भी दिया गया ऋण है, वो 75% किसी क्षेत्र में जाएगा? वो प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ही जाना चाहिए। यानी प्रायोरिटी सेक्टर में आपको ये मैंडेटरी है। ठीक है, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जाना चाहिए, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जाना चाहिए, ध्यान रहे। अब लघु वित्तीय बैंकों के लिए जो आरबीआई को कुल 72 आवेदन क्या हुए थे? मिले थे। ये जो लघु वित्तीय बैंक है, यानी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इसको 72 करीब क्या मिले थे? इसको आवेदन मिले थे। अब उनमें से 72 में से मात्र 10 आवेदन को स्वीकार किया गया था, लाइसेंस दिया गया था। इसी के लिए सारे इनके लिए विदेशी निवेश के संदर्भ में वही बैंकों वाले जितने भी नियम होंगे, जो कमर्शियल बैंकों वाले, वो सारे लागू होंगे। लेकिन इसमें दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके लिए आप कहीं भी, अब क्या किया गया है कि अगर आप इसका लाइसेंस लेना चाहते हो तो आप कभी भी आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें अपडेशन है, इसमें क्या है? ये अपडेशन है। इन बैंकों के द्वारा जितना भी ऋण दिया गया है, वो कम से कम 50% हिस्सा कुछ ऐसे जाए कि किसी भी जैसे आप देखोगे कि इस जो 50% हिस्सा है, वो किसी भी ऋणी को 25 लाख से ज्यादा की धनराशि नहीं जाना चाहिए। कौन से हिस्सा? इस जो कुल दिया गया ऋण है, कम से कम 50% हिस्से में से इस प्रकार ऋण के रूप में जाना चाहिए कि उस हिस्से में से किसी भी ऋणी को 25 लाख रुपया से ज्यादा की ऋण की प्राप्ति नहीं हो सके। ये भी आपको हर हाल में, मतलब ये जो कंडीशंस है, मानना होगा। साथ में आज अब अगला जो हमारा है इस्लामिक बैंक। अच्छा, इसमें ये सारी चीज लिखी तो है ना? तो वही जो कि मैंने बताया, देखो ये 75% हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर में जाना चाहिए, और इसके अंतर्गत देखो 72 आवेदन मिले, 10 आवेदन आपको स्वीकार कर लिए गए। इसके बाद 50% हिस्सा इस तरह कुछ वितरित होना चाहिए कि किसी भी एक ऋणी को 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या की गई? स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतर्गत करी गई। ध्यान रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला इस्लामिक बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लो कि भैया ये इस्लामिक बैंक क्या है। देखो, अगर हम बात करते हैं इस्लामिक बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो अवधारणा है, भारत में नई मानी जाती है। लेकिन आप जितना भी इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लामिक देशों में ये एक सामान्य चीज देखने को मिलती है। तो यह बैंक करता क्या है? जो इस्लामिक बैंक का काम क्या रहेगा, कैसे वर्क करेगा,
इसके बारे में देख लो। देखो जो इस्लामिक बैंक जितने भी शरीयत के नियम है उन्हीं को पालन करेगा, उन्हीं का पालन करता है। ये गैर हलाल, ध्यान रखिएगा, गैर हलाल चीजें में अपना कारोबार नहीं करेगा। इसका जो निवेश है, जो इसमें पैसा आएगा, इसका जो कारोबार है, ये जो इस्लाम में हराम माना जाता है तो वहां ये वो निवेश नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि आपको आइडिया है कि इस्लाम में ब्याज का लेन देन हराम माना जाता है, वो गैर हलाल है। क्या है? वो गैर हलाल है। तो कहा जाता है कि जो ये बैंक तो जरूर है, इस्लामिक बैंक जरूर है, लेकिन यह ब्याज के लेन देन का काम नहीं करेगा। ये क्या करेगा? ब्याज के लेन देन का काम नहीं करेगा। तो ये करेगा क्या? तो ये क्या करेगा कि जो पैसा है उसका निवेश करेगा। उसका निवेश कहां करेगा? उसका निवेश उस जगह किया जाएगा जहां भी इस्लाम में जो शरीयत का जो शरीयत में किसी भी प्रकार से वो अवैधानिक ना हो, मतलब आप ये कह सकते हो कि शरीयत में उसको मान्यता मिली हो, ये वैसे कारोबार में निवेश करेगा, वैसे कारोबार में निवेश करेगा। इसमें ब्याज नहीं मिलेगी जो निवेशकर्ता को, इसमें क्या होगा? उसको ब्याज नहीं दी जाएगी, बल्कि उसको शेयर का अंश मिलेगा। क्या है? उसको शेयर का अंश मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप इसके अंतर्गत देख सकते हो कि ये सारी चीजें इस्लामिक बैंक के अंतर्गत, जो इस्लामिक बैंक है, ये सारी चीजें करी जाएंगी। वहीं इस्लामिक बैंक की अवधारणा की बात करें तो भारत में ये बहुत नवीन मानी जाती है। ठीक है, लेकिन आप इसी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो जितने भी अरेबिया कंट्री हैं वो ये काफी पुरानी है, वहां ये सामान्य अवस्था है। तो भारत में कार्यरत पहली इस्लामिक बैंक कौन सी है? तो इसकी व्यवस्था केरल में की गई। कहाँ? केरल में की गई। इसकी मंजूरी के लिए आरबीआई ने 2013 में क्या करी कि आरबीआई ने इसको मंजूरी दी, जो केरल में इस्लामिक बैंक की स्थापना करी जानी थी। इसका नाम चेरामन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड रखा गया और इसकी स्थापना, जो न्यूनतम पूंजी निवेश है वो 1000 करोड़ है। कितना? अच्छा 1000 ही लिखा है, वो 1000 करोड़ रुपया पेडअप कैपिटल होगा। कितना? 1000 करोड़ का होगा। देखो ये एक्चुअल में बैंक तो है, लेकिन ये बैंक की तरह वर्क नहीं करती, क्योंकि बैंक क्या है? वो ब्याज का लेन देन भी करता है, ये सारी चीजें करता है। तो ये बैंक की तरह नहीं, बल्कि ये एक एनबीएफसी की तरह है। क्या है? ये एनबीएफसी की तरह है। तो इसमें से कुछ शेयर बनाया गया है। अब शेयर का क्या मतलब है? इसमें कितना निवेश किसका होगा और कैसे कैसे होगा। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा निवेश है इस एनबीएफसी में, वो 11% केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का है। मतलब सबसे ज्यादा निवेश 11% इसी का है। इससे ज्यादा निवेश किसी को नहीं हो सकता। साथ में जो इसके अदर इन्वेस्टर्स निवेशक हैं, उनके पास इसकी 9% से ज्यादा की मालिकाना अधिकार नहीं जा सकता, अर्थात हिस्सेदारी नहीं जा सकती है। और यह जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन या कंपनी, यह सारे शरीयत के नियमों का ही पालन करना जरूरी है। यह वैसा कोई कार्य नहीं करेगी जो शरीयत के अकॉर्डिंगली गलत माना जाता है या उसको गलत ठहराया जाता है, या वह गैर हलाल है। क्या है? गैर हलाल है। ना ही यह ब्याज देगी और ना ही लेगी। तो ये किस प्रकार के व्यापार में निवेश करेगी? जरा इसमें देख लो। यह वैसे व्यापार में निवेश करेगी जहां ये इस्लाम के विरुद्ध क्या है? ना माना जाता हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हम अगर इसके अंतर्गत बात करें तो आप ये कह सकते हो कि देखो भाई, जो ये इसमें जो सऊदी अरेबिया की जो जहाद का एक इस्लामिक बैंक है, इस्लामिक डेवलप बैंक है, तो इसने गुजरात में निवेश करके अपनी शाखाएं स्थापित करी। यह भारत में कार्यरत पहली विदेशी क्या है? इस्लामिक बैंक है। वही ये भी वित्तीय समावेशन का ही उद्देश्य रखती है। मैंने आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत बताया था कि भाई ये जो कोई भी बैंक या ऐसी एनबीएफसी या वित्तीय संस्थान जो लोगों को किसी भी प्रकार से आर्थिक तौर से क्या करे, उनको समृद्ध बनाए और उनको एम्पावर करे, ये किसका उदाहरण माना जाएगा? ये वित्तीय समावेशन का उदाहरण माना जाएगा। और वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस्लामिक बैंक के महत्व को समझते हुए आरबीआई ने भारत में कार्यरत जो ट्रेडिशनल बैंक हैं, उन बैंकों में भी इस्लामिक खिड़की की स्थापना की बात करी। लेकिन हुआ क्या कि इसकी देखो, अब अगर जो सामान्य बैंक हैं
और अगर समान बैंकों में अगर इसकी खिड़की अगर पर्सनली स्थापित कर दी जाती तो उन उन बैंकों में, अब ये तो संभव नहीं था कि उन बैंकों में ये सारी चीजें मतलब लेन देन न करे या कुछ ऐसा। और देखो हमारे यहाँ हम सेकुलर कंट्री हैं, दूसरे देशों में क्या है कि बहुत सारे जो देश हैं वो सेकुलर नहीं है, वो इस्लामिक कंट्री हैं। तो वहां ये स्पेशल व्यवस्था करी गई है, वहां ये सारी चीजें बहुत आसान आसान भी है कि वहां सेक्युलर कंट्री ना होने के चलते कोई आवाज भी वैसी इस रिगार्डिंग नहीं उठती है। लेकिन हमारे भारत में ये थोड़ी सी मुश्किल था क्योंकि हम सेकुलर हैं। तो बैंक देखो ये जो इसमें क्या था कि वो जो खिड़की होगी, जो इस्लामिक खिड़की हर एक बैंक में व्यवस्था करनी थी, वो इस्लाम का अनुपालन करते हुए सारी बैंकिंग फैसिलिटी उपलब्ध करवाएगी। और ये थोड़ा सा मुश्किल था, ये क्या था, मुश्किल था। तो इसको नवंबर 2017 में एक निर्णय लिया गया और आरबीआई ने क्या कर दिया, इस फैसिलिटीज को देने से मना कर दिया। ठीक है, तो अब इस जो अभी तक इस खिड़की की कोई व्यवस्था नहीं लाई गई है। तो आप ये देख सकते हो क्योंकि ये वित्तीय समावेशन के लिए समानता के आधार पर सभी नागरिकों को सुविधाएं देनी है। ठीक है, तो किसी के भी साथ कोई अपने आप को ठगा हुआ ना फील करे, डिस्क्रिमिनेटेड ना फील करे, इसके चलते इसको क्या किया गया है, शायद रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप। जरा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में देख लो, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। चलो, तो अभी यहां तक आपको किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखो जो स्वयं सहायता समूह है, अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, स्वयं सहायता समूह की बात करते हैं, तो ये ऐच्छिक संगठन होते हैं। ये क्या होते हैं, ये ऐच्छिक संगठन होते हैं। ठीक है, ऐच्छिक संगठन का मतलब क्या है, यह इनमें आप देखोगे कि आपसी म्यूचुअल कोऑपरेशन के माध्यम से, आपसी सहयोग के माध्यम से ये क्या है, अपने खुद की हितों की पूर्ति के लिए स्थापित किए जाते हैं। इन पे किसी प्रकार का ना ही कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता है कि आपको ऐसा समूह बनाना है। तो यह लोगों की इच्छा पर निर्भर होते हैं कि क्या किया जाए, हम कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप अर्थात एसएचजी स्वयं सहायता समूह की क्या कर सके, ये इसको स्थापित कर सके। देखो स्वयं सहायता समूह भी ये एक वित्तीय समावेशन का एक माध्यम बन सकता है, लोगों को वित्तीय व्यवस्थाओं या उनके एम्पावरमेंट अर्थात यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक न्याय में अपनी भागीदारी अदा कर सकता है। देखो इस संगठन में होता क्या है, इसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं देखने को मिलता है और न ही इसका कोई वैसा आप देखोगे उद्देश्य होता है। इसमें जो लाइवलीहुड होता है, उस लाइवलीहुड को अपने इसके माध्यम से चलाने की कोशिश की जाती है। इसमें कोई सदस्यों की संख्या भी डिफाइन नहीं होती है कि कितने सदस्य होंगे, कितने नहीं होंगे, ना ही इसका कोई कोई प्रारूप होता है। बस ये जान लो कि ये एक इंटरेस्ट ग्रुप होता है ना, कि इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है जरा उसे सुन लो। देखो जो हित समूह होता है, जब उसके हितों का वायलेशन होता है तो वह ग्रुप एक्टिव होता है, वो ग्रुप एक्टिव होता है। तो यह एक प्रकार का इंटरेस्ट ग्रुप अर्थात हित समूह की तरह होता है। इसकी कोई संख्या भी नहीं होती है क्योंकि मतलब कोई प्रारूप नहीं है, सच होता है इसका। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है, ये आर्थिक और सामाजिक तौर पर क्या करना है, लोगों को सशक्त बनाना है और आर्थिक तौर से लोगों को समृद्ध करना है। ठीक है, तो इसके ये सारे उद्देश्य हो सकते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं अपने यहाँ, यह हालांकि सबसे पहले इसका जो अमेरिका में देखा जाता है इसका इमरजेंस, लेकिन भारत की अगर बात करें तो एसएचजी को जो सामान्य प्रारूप में ये ग्रामीण एरिया में ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें से ज्यादातर इसमें महिलाओं का एक ग्रुप होता है, इसमें से 20 से 15, 15 से 20, 25, 30 महिलाएं होती हैं और इनका जो उद्देश्य होगा वो सहयोग, आपसी म्यूचुअल कोऑपरेशन के माध्यम से इसमें किसी भी चीज में निवेश करके एक यूनिट का क्या करना, स्थापना करना। वो यूनिट किसी भी माध्यम में हो सकती है। यूनिट का मतलब कि जैसे कि मान लो चिप्स बनाना या कोई डेयरी उत्पाद बनाना। मान लो क्या है, ये डेयरी के माध्यम से दूध इकट्ठा कर रहे हैं, फिर वहां से क्या बना रहे हैं, कोई डेयरी जो डेयरी उत्पाद है, डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लो कि घी बना रहे हैं, मक्खन बना रहे हैं। ठीक है, या फिर आप कह लो कि पनीर बना रहे हैं, चीज बना रहे हैं। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, चिप्स बना रहे हैं आलू का, ये कोई भी छोटी इकाई स्थापित करके अपनी लाइवलीहुड को, आजीविका को सुनिश्चित करने का इनका उद्देश्य होता है।
अब देखो ऐसे में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ये पूरी तरीके से असंगठित होते हैं, ये लीगलाइज नहीं होते हैं, ये कोई लीगलाइज नहीं होते हैं, असंगठित होते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर कोई चीज असंगठित है, ठीक है, तो उसको ऋण लेना, उसको ऋण प्राप्त करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इनका है सच कोई इतिहास नहीं होता है। तो इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है, जो सिविल है, वो भी इनका सिविल का कोई लेखा जोखा ही नहीं होता है, कोई इतिहास नहीं होता है। तो इनके जो बैंक होते हैं या कोई वित्तीय संस्थान होते हैं, वो ऋण देने से इनको कतराते हैं या फिर इनको ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक नया संगठन उभर के आएगा जिसको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या है कहा जाएगा। इसकी भूमिका खूब देखने को मिलेगी। जो एमएफआई है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये एनबीएफसी होते हैं। ये क्या होते हैं? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ये क्या होते हैं? एनबीएफसी होते हैं, जो कि कम धनराशि, जो पैसा होता है, तो ऋणी को प्रदान करेंगे, और उससे जो ऋणी होता है, जो ऋण प्राप्त करेगा, तो ये मतलब आरबीआई से जो सॉरी जो आरबीआई से जो ऋणी होता, तो जरूरी नहीं है कि उसका कोई रिकॉर्ड हो। सॉरी, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये कम धनराशि देंगे, और ऋणी को जब ये धनराशि प्रदान कर देंगे, तो पहले यह तो ना किसी आरबीआई से रजिस्टर्ड होते थे, लेकिन बाद में इनका जो संचालन है वो किसके हाथों में चला गया? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में चला गया। तो इनका भी कोई वैसे ऑर्गेनाइज रूप से नहीं होते थे, और ना ही इनके पास ज्यादा पैसा होता था, अर्थात इनके पास पैसे की कमी देखी जाती थी। यह बैंकों से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं, जो एनबीएफसी होते हैं, और यह ऋण प्राप्त जब करेंगे तो फिर एसएचजी, छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके मेंबरान्स को, उनके सदस्यों को क्या करेंगे? ये ऋण प्राप्त करवाएंगे। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की इस समय खूब भूमिका देखने को मिलती है। खूब ये क्या होते हैं, मतलब ज्यादातर यही एक्टिव होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमा राशि प्राप्त ये क्या करेगी? जमा राशि देगी, और बीमा की सुविधा भी यही प्रदान कर देती है ज्यादातर क्षेत्रों में, जो भी ग्रामीण एरिया है। और इसके साथ साथ ही जो निधि अंतरण की सुविधा, जैसे कि आप देख रहे हो कि गूगल पे, फोन पे, तो बैंकों का भी अपना क्या होता है? एक ऐप होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा और आसान कर देती है, जो पैसे को ट्रांसफर करने के लिए सुविधा भी ये प्रदान करती है। तो इसके माध्यम से ये धीरे धीरे अपना स्टैब्लिश होती है और पैसा के कमाने का माध्यम बनाती है। वहीं आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये एसएचजी के सदस्यों को ऋण तो व्यक्तिगत स्तर पे देगी, लेकिन इस जो ऋण की जो जिम्मेदारी होगी, वो व्यक्तिगत स्तर पे नहीं होगी। जो देयता की जिम्मेदारी वो पूरे ग्रुप की होगी, पूरे सेल्फ हेल्प ग्रुप की होगी। ऐसी व्यवस्था क्यों करी गई, इसकी वजह मैं बता देता हूं। देखो क्या होता है, जो ग्रामीण समाज होता है, वो ग्रामीण समाज में देखो ज्यादा यूनिटी देखने को मिलती है। यूनिटी का मतलब क्या है? कि वो सामाजिक तौर तरीकों में बंधा होता है। अगर आप, कोई व्यक्ति क्या करेगा कि अगर पैसा लेके खाना चाहेगा, अर्थात डुबाना चाहेगा, या कोई नहीं देना चाहेगा, तो उसके लिए कई लोग खड़े हो जाते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, कंडेम करते हैं। इसके चलते आप देखोगे कि फाइनली होता क्या है कि पूरे जो समाज है उस पे, उस व्यक्ति को प्रेशर डालता है, पूरा प्रेशर करता है, और उसको इसी वजह से क्या किया गया है कि बोला गया है कि अब जो ये अथॉरिटीज होगी, जो पावर होगा, ये मतलब अथॉरिटीज का मतलब कि ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने जो आपको पैसा दिया है, तो जरूर आपको व्यक्तिगत तौर से दिया है, लेकिन अब आपको एनी हाउ, ऐसे भी करके, ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी का उत्तरदायित्व तो होगा। उस व्यक्ति पे दबाव बनाओगे और पैसा दिलवाओगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो सामाजिक दबाव के कारण जो ऋण की वापसी आसानी से हो जाएगी। और जो ऋण है, तो ऋण का जो प्रयोग है, आप देखोगे जो ग्रामीण एरिया में खासकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ऋण का मतलब जो कंजम्पशन है, उपभोग है, ये पर्सनल उद्देश्यों से कर लिया जाता है। तो जो एसएचजी का मुख्य उद्देश्य था, जैसे किसी यूनिट की स्थापना करना, वो उससे क्या हो जाता है? वो मतलब एक तरीके से पीछे छूट जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बीमारी के दौरान ये लोग जो एसएचजी के मेंबरान्स होते हैं, वो क्या कर लेते हैं कि कई बीमारी के दौरान अपना वो पैसा पर्सनली यूज कर लेते हैं। तो ये समस्याएं यहाँ देखने को मिलती रही हैं।
वहीं आप देखोगे भारत में जो एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की ये जो कॉन्सेप्ट है, जो इसकी अवधारणा है, ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई है। वो क्यों नहीं सक्सेस हो पाई है, इसके असफलता के कुछ कारण हैं। क्यों नहीं ये सफल हो पाई है? तो अगर आप देखोगे कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इनके पास पैसे की प्रॉपर आप कमी देखने को पाई जाती है। पैसे की कमी कैसे देखने को पाई जाती है? भाई ये संस्थानों के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, और डूबने के इस क्षेत्र में पैसा ज्यादा चांसेस होते हैं। रिस्क भी ये खूब लेते हैं, ये जो एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो जब ये पैसे से संसाधनों की कमी सशक्त नहीं है, तो बैंकों से इनको ऋण प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर ऋण प्राप्त होगा भी, तो इनको उच्च ब्याज दर पे बैंक क्या करेंगे? ऋण देंगे। और आप देखो कि अगर किसी व्यक्ति को वो पहले से कमजोर है, रिस्क है, और आप उच्च ब्याज दर पे वो क्या है, ऋण दोगे, तो उस पे ज्यादा भार जाएगा, उस पे ज्यादा बर्डन रहेगा। इससे वह क्या हो सकता है कि आपका ऋण देने से उसमें चूक हो जाए। तो एक ये भी कारण है कि भाई जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में संसाधनों की कमी है, और ये क्या करते हैं कि इनके पास संसाधनों की कमी के चलते इनका कोई इतिहास वैसा बहुत ऐसा है नहीं है, तो इनको ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाता है और भार बढ़ जाता है, तो ये ऋण को ले डूबते हैं, डुबा देते हैं। तो ये भी कई चीजें हैं इसकी असफलता के ये पीछे, अर्थात ये ज्यादा सफल नहीं हो पाए। साथ ही साथ देखोगे कि जो ऋणी होता है, ऋण की राशि को कम होने की वजह से जो एसएचजी के मेंबर कई एमएफआई से क्या ले लेते हैं? पैसा ले लेते हैं। एक एमएफआई से इनको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, तो पैसा कम है, तो अब अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कई एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से क्या कर लेंगे? ये पैसा ले लेंगे। तो अब ये सभी का पैसा और भर पाते नहीं है, इनके पास कोई वैसा सोर्सेस कमाई का होता नहीं है, तो पैसा को ये क्या कर देते हैं? पैसे की देनदारियों से चूक जाते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ ही साथ देखोगे कि जब ये इनका जो उद्देश्य होता है जो इन्वेस्टमेंट का, तो वो इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से तो ये पैसा ले लेंगे, लेकिन ये किसी दूसरे माध्यम में, जैसे कोई बीमार हो गया या कोई किसी भी दूसरे बच्चे की शादी कर दी, बेटी की शादी कर दी, तो ये उसका क्या कर लेते हैं? इस दूसरे माध्यम में उपभोग कर लेते हैं। इसके कारण जो ऋण की वापसी में चूक होने की संभावना भी जगती है, क्योंकि रिटर्न तो है नहीं है ना, तो ऑब्वियस चूक हो सकती है। साथ ही साथ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने, आप देखोगे कि वैसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एआरसी काम कर रही थी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही थी, वैसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी काम करने लगेंगे। कैसे? ये लोग जबरन वसूली करते हैं, जबरन वसूली की प्रक्रिया के चलते इनकी जो लोकप्रियता है वो डिक्लाइन कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि मान लो किसी के पास है नहीं है, आप उसके यहाँ जाके दिन भर डंडा डालोगे, डंडा दोगे, मतलब उसको दिन भर परेशान करोगे, तो ऑब्वियस है वो क्या करेगा कि एक दिन जैसे वो ऋण की चूक से हाथ खड़ा कर देगा। हो सकता है आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दो तो कुछ गलत कदम उठा ले। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। हालांकि कई बार मैंने न्यूज़पेपर और इन सारी चीज में आपने भी सुना होगा कि फला मतलब उसने क्या बोलते हैं, बैंक ने बैंक का ऋण लेके रखा था और फला किसान क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। तो ये लोग जाके बहुत परेशान करते हैं। और मैंने एक चीज बताया कि जो ग्रामीण एरिया में लोग सामाजिक तौर से संगठित होते हैं, सामाजिक तौर से संगठित होते हैं, यहाँ सामाजिक तौर से संगठित होने का कि यहाँ सोशल प्रेशर वर्क करता है। लोग बोलते हैं कि अच्छा अच्छा उसका पैसा खा गया, तो यहाँ लोग इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। तो और इनकी स्टेटस का हिस्सा भी ये हो जाता है, ठीक है, कि जैसे कि कोई पैसा दे दिया तो उसके की मतलब बहुत सारा सब कुछ ठीक है, तो ये लोग स्टेटस का हिस्सा समझने के चलते अपनी बेइज्जती समझ लेते हैं, और कई बार ये ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि जो एसएचजी के मतलब इन्हीं मेंबरान के साथ साथ और भी कमी देखने को मिलेगी। ये ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। पढ़े लिखे का मतलब क्या है कि जो एसएचजी के सदस्य होंगे, इसमें वही महिलाएं होती हैं जो मतलब जॉब, देखो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर वही महिलाएं जो प्रायिकता है, यही प्रोबेबिलिटी है, वही महिलाएं जो अनपढ़ हैं या फिर वो किसी रूप से कोई ऐसे संगठन या कोई सरकारी जॉब से नहीं जुड़ी हैं, जो खाली हैं। तो यहाँ इनके पास स्किल की कमी होती है। निवेश के लिए इनके पास बहुत ज्यादा कोई गाइडलाइन या फिर ऐसा इन्हें स्किल नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है। अनुभव की कमी देखी जाती है, एक्सपीरियंस की कमी देखी जाती है। इसके चलते ये लोग क्या करते हैं कि कोई अनुभव है नहीं है, तो पैसा डूबने के भी चांसेस ज्यादा हैं।
आप देखोगे कि फाइनली जो इस क्षेत्र को ऑर्गेनाइज करने के लिए, पुनर्गठन रिकंस्ट्रक्ट करने के उद्देश्य से एक समिति बनाई गई। वो समिति वाई एस मालेगाम समिति, ठीक है। तो वाई एस मालेगाम इसका नेतृत्व कर रहे थे और उनने आरबीआई को कुछ क्या किया, उनने आरबीआई ने लागू भी किया, लेकिन उनने कुछ सजेशन दिया। तो अगर हम इसके अंतर्गत देखते हैं वाई एस मालेगाम समिति के अंतर्गत, तो क्या क्या कैसे सजेशन थे उसको हम देखेंगे, डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपने इसके सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत देखा, इसमें से वही 15 से 20 महिलाओं का ग्रुप होता है और ये ऐच्छिक ग्रुप है, ये ऐच्छिक संगठन है। ये एक इंटरेस्ट ग्रुप के रूप में होता है, हित समूह के रूप में होता है, ये उसी तरह, ठीक है। एसएचजी का मतलब यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप अर्थात स्वयं सहायता समूह है। क्या है? स्वयं सहायता समूह है, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैं आपको बताया, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। देखो और भी इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि एसएचजी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के उद्देश्य से नाबार्ड ने फाइनेंशियल ईयर 1992-1993 में इस योजना को प्रारंभ करा, ठीक है। मतलब जो बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए, जो एसएचजी को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए प्रारंभ में देखोगे कि इसमें इसके अंतर्गत करीब 500 एसएचजी को लाया गया, लेकिन धीरे धीरे इनकी लगातार संख्या बढ़ती गई और बैंकिंग सिस्टम से जब इनको जोड़ दिया जाता है तो ये इनमें काफी सफलताएं देखने को, क्योंकि ऋण मिलता है तो काफी ये सफलताएं देखने को मिलती हैं। और काफी ऐसे एसएचजी हैं, जैसे कि आज भारत में उनका, देखो अमूल भी एक तरीके से एसएचजी का ही रूप था ना। जो अमूल में ये कुछ महिलाओं ने क्या किया था, जो आज अमूल आप देख रहे हो डेयरी प्रोडक्ट में कितना बड़ा नाम हो गया है, कितना बड़ा ब्रांड बन के उभरा है ना। तो इसके अंतर्गत आप देखोगे एक तरीके से एसएचजी के रूप में ही ये क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। देखो हुआ क्या कि बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए ये जो योजना काफी सफल देखने को मिलती है, तो इसको और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक दूसरा 1998 में माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट की स्थापना करी गई। और वर्तमान में नबार्ड के अनुसार इस योजना में अप्रोक्सीमेटली करीब 100 मिलियन परिवारों को लाभ पहुंच चुका है, ठीक है। करीब 100 परिवारों को इससे लाभ पहुंच चुका है, तो ये बहुत बड़ा संख्या होता है, आप देख सकते हो इसके अंतर्गत, ठीक है। तो और आप देखोगे कि एसएचजी को इसमें ज्यादातर करीब 86%, ये एसएचजी के जितना भी एसएचजी है ये महिलाओं का समूह है। 86% 87% के आसपास करीब ये महिलाओं का समूह रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या रही हैं, ये उसके अंतर्गत आपने देखा। अब आज हमें क्या है कि एसएचजी और वाइस मालेगाम कमेटी के रिफॉर्म्स हैं, हम कल देखेंगे, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा और कल हम जल्दी अगला जो लेक्चर होगा उसको, और ध्यान रखिएगा। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जो मेरा टाइम है आज की क्लास में, आज की ही क्लास में शाम में 8:30 बजे जो आपका टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी पीटी का टेस्ट होगा और ये वीकली टेस्ट सीरीज लगेगी। पॉलिटी का तीसरा चौथा क्लास 6:30 बजे चलता है। 4 बजे हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ, आप सब लोग ज्वाइन कर लिया करिए। और इंडियन इकोनॉमी तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो इंडियन इकोनॉमी यहाँ तक हमने बैंकिंग सिस्टम देखा, देखिए मैं ब्रॉडली कवर कर रहा हूँ। बैंकिंग सिस्टम आप देख ही रहे होंगे कितने दिनों से बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। तो बैंकिंग सिस्टम मात्र 15-20 घंटे का टॉपिक हो जाता है, ठीक है। सभी को वो जो टेलीग्राम चैनल मैंने बताया था, उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। और वो जो टेलीग्राम चैनल है वो उसको अनअकैडमी ऑन करता है, तो उसमें सारा जो कंटेंट है वो मैं उसमें प्रोवाइड करवाता रहूंगा आपको, ठीक है ना। तो अपना अपना ध्यान रखेंगे। किसी प्रकार से अगर कोई भी स्टूडेंट को, ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी प्रकार से कोई भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों के कमेंट देखता रहता हूँ। जल्द ही हम लाइव इसमें भी आएंगे, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है ना। यानी यूट्यूब उस पे तो थोड़ा सा इसी वजह से प्रीमियर क्लास होता है। जल्दी हम आपको इसमें भी लाइव मिलेंगे। और इकोनॉमी का भी क्लासेस ऐप में भी चल रहा है 2 बजे, है ना। तो सब लोग ज्वाइन करिए, अच्छे से पढ़िए और 6 माह के अंदर आपका 50% ये मेरे हिस्से में आता है। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी, ये मैं आपको कंप्लीट करवा के आपको 6 माह के अंदर दूंगा, ठीक है, क्योंकि पीटी का भी पेपर है। तो ध्यान रखिएगा अपना अपना, बाय बाय।